आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध गिटार वादक तुषार पार्टे। आपसे बातचीत की है अनीता ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं वे बहुत खास हैं, क्योंकि वे साज भी छेड़ेंगे और तरानों के बनने की दिलचस्प कहानियां भी सुनाएंगे। आज के मेहमान एक प्रतिष्ठित गिटारिस्ट हैं और उनकी योग्यता का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे लिविंग लेजेंड दिलीप नायक के शिष्य हैं। इतना ही नहीं, इनके पिता गुजरे दौर के एक नामचीन म्यूजिक अरेंजर थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भी संगीत दिया। जी हां, आज विविध भारती के स्टूडियो में पधारे हैं तुषार पार्टे जी, और उनके पिता जय कुमार पार्टे एक प्रतिष्ठित म्यूजिक अरेंजर थे। स्वागत है आपका तुषार जी विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार अनीता जी, विविध भारती के श्रोताओं को तुषार पार्टे का प्यारा नमस्कार। तो तुषार जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे एक टाइम ट्रैवल जैसे होता है। जब हम लोग गोल्डन एरा की बात करते हैं तो सिर्फ वो बात करते हैं, लेकिन जब गोल्डन एरा जो वास्तु है वहाँ पर जाना, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो स्पंदनें हैं, वो वैसे लगा कि वो जीवित हो गई है। बिकॉज जब हम लोग इतने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं इतने ग्रेट आर्टिस्ट की, तो वो कुछ एक मटेरियल नहीं रहता है, उसमें एक लेगेसी हमको छिपी दिखती है, सुनाई देती है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक हम लोग मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं। और जो म्यूजिक सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो विविध भारती हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन दिस। सो इट इज दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू ऑल। जी, हम भी बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पधारे हैं। तो चलिए तुषार जी, आपके संग आपकी यादों के सफर पर निकल पड़ते हैं। एक यादगार संगीतमय सफर पर अब हम निकल चलेंगे। तो सबसे पहले तुषार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पिता जय पार्टे जी का संगीत की दुनिया में प्रवेश कैसे हुआ? यानी संगीत में उनकी अपनी रुचि थी या फिर घर में पहले से ही इस तरह का संगीत में वातावरण था जिसके कारण वो संगीत में रुचि लेने लगे? हमारा जो परिवार है वो कोल्हापुर से है। तो एक इंसिडेंट हुआ कि इन द 1950s पृथ्वीराज कपूर साहब was touring कोल्हापुर for his live performances of पृथ्वी थिएटर्स। तो उस दौरान वो जिस रोड से जा रहे थे तो उनको एक हारमोनियम की मधुर आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने उनकी गाड़ी रुकवाई और वो खुद सुर की तलाश करते करते एक घर में गए और उन्होंने देखा एक बच्चा हारमोनियम बजा रहा है। और जब उन्होंने वो प्लेइंग खत्म हुआ वो बच्चे ने, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि ये बेटा बहुत नाम कमाएगा और इसका मुंबई में कुछ हो सकता है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर्स थे तो उन्होंने बोला कि वी आर फ्रॉम कोल्हापुर, तो मुंबई में हमारा कोई नहीं है वैसे, मतलब बिकॉज वी आर नॉट इन दिस। तो पृथ्वीराज साहब ने मेरे डैडी में इतना मतलब स्पार्क देखा या क्या, तो ही सेटल अवर फैमिली फ्रॉम कोल्हापुर टू मुंबई। Yes, so he saw such a promising thing in the lad, my father at that age, So he was playing harmonium and he was not playing some exercise or something. He was playing something very original. क्या उम्र रही होगी उनकी तब? उनकी उम्र शायद 6-7 साल रही होगी। अरे वाह।
कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। हाँ। तो शायद ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है मुझे भी। और पृथ्वी के साथ वैसे कई नामचीन लोग जुड़े थे और बिल्कुल। उन्होंने मानो अपने करियर की शुरुआत की। बिल्कुल। और पृथ्वी का सहारा रहा, एक अच्छा मंच रहा कई बिल्कुल। कलाकारों के लिए। और जब पिताजी पृथ्वी थिएटर्स में एज अ हारमोनियम प्लेयर बजाने लगे तो बाद में उनका भी टैलेंट काफी स्प्रेड हुआ कि ही यूज्ड टू अरेंज, और उनका टैलेंट काफी नोटिस कर रहे थे। तो जब ही स्टार्टेड एज अ इंडिपेंडेंट अरेंजर, तो जब सराहना हुई, गाने सुपर हिट हुए, और उनको एक गाने के लिए आशा जी ने जो गाया है राग मियां मल्हार पे आधारित, मेरे मन के मान सरोवर में, जी। तो उसका अवार्ड मिला। तो पृथ्वीराज साहब को बहुत खुशी होती थी, एंड ही वाज ऑलवेज फीलिंग प्राउड ऑफ माय फादर। तो वैसे रिलेशंस थे, और वैसे एक सफर वो होता गया। और फिर मेरे पिताजी ने अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी अरेंजमेंट किया है। वो वक्त में वी विल टॉक अबाउट दैट। तो इसका मतलब एक जौहरी ही पहचान सकता है हीरे को, और पृथ्वीराज जी ने जैसे एक हीरे को ढूंढ निकाला कोल्हापुर से, लाकर उन्हें स्थापित कर दिया मुंबई में, और उसके बाद उन्होंने शायद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे में बता सकते हैं आप कि कोई ऐसा गाना आपके पिताजी द्वारा अरेंज किया हुआ आपको याद आ रहा हो, जिसमें कि उन्होंने कोई अलग कुछ किया हो, या उनकी कोई पहचान रही हो, या कोई ऐसे पीसेस हों जिन पे मानो ऐसा लगे कि वाह क्या बजाया है और किस तरह का अरेंजमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो काफी गाने हैं। और जब म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाता है, उसको सजाता है, तो काफी उसका जो इनपुट रहता है वो म्यूजिशियन के ऊपर भी काफी ये रहता है। तो काफी म्यूजिशियंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्लेइंग स्टाइल से। तो एक गाना मैं जिक्र करूंगा उषा खन्ना जी का। तो उषा खन्ना जी मेरे साथ बात कर रही थी फोन पे, एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी कि ये जो गाना हम लोग बजाएंगे वो उनके पार्टी जी ने गाने जो अरेंज किए उषा जी के लिए, इट्स वन ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स इन दैट। तो ये गाना है चांद को क्या मालूम। वाह। इट्स अ वेरी एवरग्रीन सॉन्ग संग बाय मुकेश जी ग्रेट। और इसकी खास बात यह है कि इट्स पिक्चराइज्ड ऑन अ टोंगा, तो टांगे वाले वैसा वो ये था। और अरेंजमेंट भी आप देखेंगे तो वो जो मोमेंट है टांगे की, वो वायलिन्स के स्टैकेटो से वो दी है पार्टी जी ने, वो भी है। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है हमारे लिए, मेरे लिए खास, के मेरे गुरु दिलीप नायक साहब, उन्होंने गिटार बजाई है इसमें ओरिजिनल जी। और वो बहुत ही प्यारा पीस है। और एक वर्चुओसो वायलिन प्लेयर्स थे हमारे इंडस्ट्री के काफी पुराने, ऑस्कर परेरा साहब, तो उन्होंने वो वायलिन पीस बजाया जो डैडी ने कंपोज किया है। और जब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे लेवल पे वो आ जाता है म्यूजिक। ऑस्कर साहब का वायलिन प्लेइंग, दिलीप सर का वो गिटार एंड फुल अरेंजमेंट ऑफ दैट। तो वो बहुत ही प्यारा गाना है और मैं चाहूंगा कि वो हम लोग सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे हम श्रोताओं को। और ये जो गिटार बजाया है दिलीप नायक जी ने, वो कौन सा गिटार है? वो इलेक्ट्रिक गिटार है। और दिलीप सर की जो इलेक्ट्रिक गिटार की पहचान है वो गिब्सन फायरबर्ड गिटार है। That is a guitar he used to play and obviously it is the master's touch। मैं सिर्फ गिटार के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो इलेक्ट्रिक गिटार होती थी। दिलीप जी ने अकॉस्टिक गिटार्स भी बजाया है, वो अलग अलग आई है, बट इन दिस सॉन्ग ही हैज प्लेड द इलेक्ट्रिक गिटार, चांद को क्या मालूम। तो चलिए सुनते हैं फिल्म लाल बंगला का ये गीत, चांद को क्या मालूम। क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर।
बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोल। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। तुषार जी, जब ये गीत बज रहा था तब आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुमन कल्याणपुर जी आपकी रिश्तेदार हैं। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और कितनी समृद्ध आपकी विरासत है। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे? हाँ बिल्कुल। द लिविंग लेजेंड सुमन कल्याणपुर जी, आई एम प्राउड टू से दैट शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड अ लेगेसी। वो मेरी बीवी की मौसी है, एंड मेरे बीवी की तरफ से वो शी इज ऑल्सो अ सिंगर, एंड उन्होंने भी संगीत की तालीम हासिल की है, उन्होंने सीखा है। और उनकी जो मदर है, माय मदर इन लॉ मुक्ता जी, वो भी ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट रही है, एंड शी इज ऑल्सो अ सिंगर। तो म्यूजिक का एटमॉस्फेयर तो पहले से ही है, और सुमन जी की लेगेसी को आगे रख रही है वो भी सिया, माय वाइफ। और उसका गीत मुझे ये याद आ रहा है कि इत्तेफाक से वो जो गाना है रफी साहब के साथ सुमन जी का डुएट गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें अरेंजमेंट मेरे फादर ने की है, पार्टी जी ने। तो वैसा हुआ है कि वाइफ की तरफ से का भी रिलेशन का लेगेसी है उसमें, और हमारी फैमिली का है। तो वो गाना भी मैं चाहूंगा कि आप सुना सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत तो सदाबहार है। तो चलिए सुनते हैं नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये गीत तुषार जी ने जो जिक्र किया है कि किस तरह दो परिवार मानो मिलके इस गीत को सजा रहे हैं। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार
तुम्हीं से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे। क्या आप एक म्यूजिक अरेंजर की भूमिका को विस्तार से समझा सकते हैं तुषार जी, क्योंकि अमूमन श्रोताओं को ये लगता है कि म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर दोनों एक ही है, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको ये समझ में शायद नहीं आता होगा कि म्यूजिक अरेंजर क्या करता है और म्यूजिक कंपोजर क्या करता है। तो चूंकि आपके पिताजी दोनों ही थे, तो आप बेहतर समझा पाएंगे कि इन दोनों के काम किस तरह के होते हैं और क्या अलग होता है इसमें। साफ शब्दों में अगर कहे तो म्यूजिक कंपोजर है वो रूपरेखा बनाता है, और उसमें जो रंग भरने हैं, उसको संवारना है, सजाना है, वो अरेंजर करता है। ये तो वर्बल डिस्क्रिप्शन हुआ, लेकिन कैसे होता है कि जब म्यूजिक कंपोजर धुन बनाता है, वो रहता है मुखड़ा और अंतरा, तो उसमें जो काबिलियत है वो अरेंजमेंट से आती है। मतलब गाना का जो उसको सिनेमैटिक लेवल पे लेके जाना, वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रेशन करना, जैसे सिचुएशन है वैसे ये करना, रिदम के वैसे क्लाइमैक्स पे लेके जाना, कहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक के बाद में पिकअप आता है, तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। और गाने का मूड क्या है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करेगा, गाने का टेम्पर क्या है, तो वो सब एक बेहतरीन म्यूजिक अरेंजर कर सकता है। और ये भी मैं कह दूं कि अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो सही गाना भी गलत लगता है, काफी बार ऐसे हुआ भी है, यू नो। सो बहुत ही बड़े मायने रखते हैं अरेंजर के। जी, जैसे दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, कुछ ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजर को आप संगीतकार का मानो एक सुनार कह सकते हैं, जो उसमें निखार लाता है किसी गीत में, और उसके स्पर्श से सुंदरता और बढ़ ही जाती है। तो जब आप बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, और ये कह रहे हैं कि अरेंजर मानो उसको एक अलग स्तर पर लेके जाता है किसी गीत को, तो क्या पार्टी जी की म्यूजिक अरेंजमेंट की कोई खासियत बता सकते हैं, किसी गाने का मानो उदाहरण देके कि उन्होंने उसमें ऐसा क्या किया जिससे वो काफी वास्तविक और सजीव लगने लगा, सहज लगने लगा। जैसे एक फिल्म सिनेमैटिक सिचुएशन के ऊपर रहती है, तो वैसे एक अरेंजर उसकी खूबी ये रहती है कि वो जो सिनेमैटिक विजन है वो उसकी अरेंजमेंट से वो दे सकता है। अभी मसलन के जैसे एक गाना था, वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम सच्चा झूठा, मेरी प्यारी बहनियां, तो उसमें पिताजी को लाइव फील चाहिए था, जैसे कि शादी का जो ब्रास बैंड बजे तो वो ऐसे नहीं बजे कि जो स्टूडियो वाले म्यूजिशियंस जो एकदम पॉलिश स्टाइल से बजाते हैं, जो सीखे हुए एकदम परा, उनका सुर एकदम सही रहता है, टेम्पो सही रहता है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता है। बिकॉज जो आप स्ट्रीट बैंड्स, उसका एक फ्लेवर रहता है, रॉ फ्लेवर, रॉ उसका जो कलर रहता है, की खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो आने के लिए आर्टिस्ट जी ने उस गाने में लाइव बाराती का जो बैंड है उसको बुला के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ये गाना। और इतनी दिक्कतें आई, मैंने बचपन में भी सुना है कि वो जो म्यूजिशियंस थे उनको वैसे टेम्पो का वैसा कुछ उनको मालूम ही नहीं कैसे, तो वो कैसे ग्रूम किया, कितने घंटे गए, और तब वो पूरी बात आई। और आप भी आज गाना सुनोगे, आग भी बंद कर लेंगे तो वो स्ट्रीट का एक पूरा एक रियलिज्म आ जाता है। दिस इज ड्यू टू द ऑल द अरेंजमेंट, बेसिकली कैसे अरेंजर उसको सजाया, कितना रियलिज्म दिया है उसने। मैं चाहूंगा वो गाना भी आगे पेश करें। बिल्कुल। और तो आज भी मेरे ख्याल से कोई भी बारात जब निकल रही होती है, ये गाना तो बजता ही है और लोग झूमते हैं, गाते हैं साथ साथ। तो ये एक सदाबहार गीत है और बारातियों का फेवरेट। तो इस गीत को तो अवश्य सुनना बनता है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अच्छा, ये बताइए तुषार जी कि जय जी ने अंदाजन कितनी फिल्मों में अपना अमूल्य योगदान दिया है एक अरेंजर के नाते, और किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका ज्यादा योगदान रहा? पिताजी ने तो सैकड़ों फिल्म्स के लिए डेफिनेटली किया है योगदान, एज अ अरेंजर मेनली, एंड एज अ कंपोजर आल्सो ही हैज डन फ्यू फिल्म्स। तो अरेंजर उन्होंने जैसे खास करके उन्होंने ज्यादा कल्याण जी आनंद जी साहब के लिए की है। अच्छा। और उनके अलावा उषा खन्ना जी के लिए काफी अरेंज किए उन्होंने गाने, सरदार मलिक साहब उनके लिए किए हैं। वैसे मतलब ये डिफरेंट कंपोजर्स के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। इकबाल कुरैशी का शायद मैंने नाम लिया होगा, इकबाल कुरैशी साहब उनके लिए भी किया। यानी गुजरे जमाने के जितने दिग्गज थे उन सब के साथ इन्होंने काम किया, उनके काम को और संवारा और उस लायक बनाया कि वो मानो एक हीरा बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जहां पर पार्टे जी ने मानो कमाल ही कर दिया और आज भी उस अरेंजमेंट को लोग याद करते हैं? ऐसे काफी गाने हैं, तो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है पल पल दिल के पास। वाह। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन है, द वे द सॉन्ग ओपन्स अप इज ऑन अ 12 स्ट्रिंग गिटार। तो वो 12 स्ट्रिंग गिटार बजाई है हेमंत शिरोडकर साहब ने, who has played a lot of hit songs for कल्याण जी आनंद जी under my father's arrangement। और इतना ब्यूटीफुल उसका लिरिकल इंट्रोडक्शन है वो गाने का 12 स्ट्रिंग गिटार से। तो उससे क्या होता है कि अरेंजर को पहले ब्यूटी पता चलनी चाहिए कि क्या साज का कैसे ब्यूटी है, वो कैसे लाए उसको, हाउ द सॉन्ग ओपन्स अप, और ब्यूटीफुल उसके पीसेस है, उसकी अरेंजमेंट कैसे है, और फिर अंतरा में जाके जो पल पल दिल के पास है उसके जो एक्सेंट्स आते हैं, ला 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 टन 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 टन, ला 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 चन 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 चन, ये जो एक्सेंट्स हैं चन 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 चन, ये वॉयलिन्स में दिए हैं उन्होंने। अच्छा। और वैसे कॉर्ड चेंज हो रहे, मेजर कॉर्ड आ रहा है, 7th कॉर्ड आ रहा है, डोमिनेंट 7, मेजर 7th कॉर्ड आ रहा है, you know, तो all different chord shades are there, so it's a very colorful romantic arrangement. So this is one of amongst my favorite songs of arranged by Party Ji and loved by all over the world and sung by immortal Kishore Da. And as a tribute to Dharmendra Saab also we can play this song. जरूर जरूर। So we could do यानी that. शायद ही कोई प्रेमी होगा जो इस गीत से प्यार नहीं करता होगा, एक सदाबहार रोमांटिक नगमा।
बादल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुषार जी, जब आप बात कर रहे थे म्यूजिक अरेंजमेंट की, तो आपके पिताजी ने म्यूजिक कंपोज भी किया है स्वतंत्र रूप से, यानी एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के नाते, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। उन्होंने जो काम किया वो ज्यादा करके अरेंजर का किया, बिकॉज ही वॉज सो बिजी डूइंग अरेंजमेंट फॉर द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स। और वो वक्त ऐसे था 60s 70s का कि एक गाना सुबह हो रहा है, बाद में शाम को दूसरा गाना हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर बाद में सिटिंग होती थी दूसरे फिल्म के दूसरे गाने की। तो इट वाज सुपर बिजी टाइम फॉर एवरीवन। और कमाल की बात है कि उस टाइम जो काम हुआ है वो इतना इंट्रिकेट और इतना डिटेलिंग का काम हुआ है, इसके लिए आज भी वो गाने बज रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन द जीनियस ऑफ ऑल दिस लेजेंड्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस थिंग। पार्टे जी, म्यूजिक कंपोजर्स, यू नो, द लिरिसिस्ट, एवरीवन। सो वो एक टीम थी, तो वो वैसे था। और इंडिपेंडेंट फिल्म्स उन्होंने मंगलसूत्र करके मराठी फिल्म है वो की, और उसका ऐसा है कि लता जी के फेवरेट मराठी गानों में से ये गाना है, माझी न मीरा हिले। So that is a song which is composed by my father, lyrics by शांता शेल्के जी, वो एक है। और फिर हिंदी फिल्म में भगवान परशुराम करके फिल्म थी, तो उसका संगीत पिताजी ने दिया था। उसका एक गाना आशा जी ने गाया है, मेरे मन के मार सरोवर में, और वो आधारित है मियाँ मल्हार राग के ऊपर। और इस गाने के लिए आशा जी को मियाँ तानसेन अवार्ड मिला और मेरे पिताजी को स्वामी हरिदास अवार्ड मिला राज कपूर जी के हस्ते। तो ये भी एक अच्छी बात हुई कि पृथ्वीराज कपूर जी ने हमको यहाँ पर सेटल किया और राज कपूर जी के हस्ते ये अवार्ड मिला पिताजी को। यू नो, सोने पे सुहागा हो गया, वैसे बात थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई ऐसा गीत जो आप सुनवाना चाहेंगे जो आपके पिताजी ने एक म्यूजिक कंपोजर के नाते कंपोज किया हो? या बिल्कुल। पुतली बाई करके एक फिल्म थी, उसके गाने काफी मशहूर हुए थे। खासकर एक कव्वाली थी जो एकदम सुपर हिट हुई थी, कैसे बेशर्म आशिक है ये आज के। तो मैं चाहूंगा कि वो गाना हम लोग अगर श्रोताओं को सुनाएं तो बहुत बेहतर रहेगा जी। वो गाना म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी थे, फिल्म वॉज पुतली बाई, और लिरिक्स थे अनजान साहब के। अच्छा, उसमें कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि कव्वाली का अरेंजमेंट तो बिल्कुल अलग ही होता है, मतलब हर गीत का अपना एक जायका होता है, और कव्वाली में तो न जाने कितनी आवाजें और एक अलग उसका फ्लेवर होता है। तो उसमें भी उन्होंने काफी अलग तरह से मेहनत की होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये जो गाना आज मैं सुनता हूँ तो इतना लाइवनेस है, जैसे हर कव्वाली में, अच्छी कव्वाली में रहता है, लाइवनेस बहुत ही ज्यादा रहता है कव्वाली का। मतलब ऐसा लगता है कि ये ऑन द मोमेंट हो रहा है, ये एक फील आता है कव्वाली का ऑलवेज, बिकॉज इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग, इट इज नॉट अ सिचुएशनल सॉन्ग। कव्वाली इज ऑलवेज, तो वो कलर दिया है। आज भी आप सुनेंगे, ये गाना सुनवाएंगे तो बहुत लाइव कलर आता है, और उसमें जो बैंजो और रबाब का जो पीस है ये गाने में, वो बहुत ही प्यारा है। तो अलग ही उसकी शैली है उसकी। तो चलिए सुनते हैं पुतली बाई फिल्म का ये गीत, या यूं कहें कव्वाली।
जब आप बात कर रहे थे कि बहुत बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे आपके पिताजी, तो घर पर किस तरह का माहौल रहता था? क्या घर पर भी यही होता था या काम सिर्फ स्टूडियो और रिकॉर्डिंग की जगह पे और घर पे वक्त देते थे? किस तरह का माहौल रहता था घर पर? मेरे घर पे तो संगीतमय ही माहौल था जी। क्योंकि मेरी माँ को भी संगीत प्यारा है, मीना उनका नाम है। अच्छा। तो वो भी वेरी एनकरेजिंग, बहुत ही मुझे प्रोत्साहन दिया जो हर माँ देती है जी। सो वो है। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अ म्यूजिशियन हर सेल्फ फॉर द क्वीन ऑफ कोल्हापुर। वाह। सो शी वॉज अ सितार प्लेयर। तो वैसे मतलब म्यूजिक का ही था हमारा पूरा। और घर में भी जैसे आपने पूछा माहौल वैसे ही था म्यूजिक का। पिताजी घर पे आते थे तो हारमोनियम के ऊपर ही यूज्ड टू कंपोज द पीसेस विच आई नो नाउ, ये गाने का अरेंजमेंट ये था जी। तो आई वाज द फर्स्ट यू कैन से लिसनर, यू नो। यानी इतिहास बनते आपने देखा है और उसे पहली बार आपने ही सुना फिर। बिल्कुल जी। तो आप शायद उनके साथ जाते भी होंगे रिकॉर्डिंग्स के लिए, और आपने कभी देखा किसी गायक को गाते हुए या स्टूडियो का किस तरह का माहौल रहता था? हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, बस आपको क्या बताऊं कि मेरी फर्स्ट स्कूल तो मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज है और दूसरी स्कूल है जहां पर मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता था। तो वैसे था हमारा। आपको ज्यादा प्यारा कौन सा था? वो नॉन यूनिफॉर्म वाला। वो जाहिर है। हाँ जी। तो वो कल्चर ही रहा है। काफी रिकॉर्डिंग्स तो बचपन में इतने ही देखे हैं, महसूस किए हैं। और सिंगर्स जो है किशोरदा, आशा जी, लता जी, मन्ना डे, तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर साहब, मुकेश जी, तो उनको काफी बार मैंने सुना है लाइव। और मतलब बातें भी हुई है, किशोरदा के साथ बात हुई है। अच्छा। व्हेन ड्यूरिंग पिताजी वो गाना कर रहे थे पुतली बाई का, जी। 2 या 3 गाने किशोरदा ने गाया आशा जी के साथ। तब जस्ट हेलो किशोर अंकल, आई स्टिल रिमेम्बर एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग। तो अभी भी मुझे वो पल याद है, अच्छा। गोल्डन मोमेंट्स एब्सोल्युटली। जी। आशा जी, किशोरदा, लता जी, जी। तो वो मैंने अनुभव किया है लाइफ में। और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं स्टूडियो में जाया करता था तो जितने ये लेजेंडरी सिंगर्स है उतने ही लेजेंडरी ये म्यूजिशियंस है। क्योंकि यू कांट इमेजिन जो वो हॉल था, फिल्म सेंटर में जाया करता था, फेमस तारदेव स्टूडियो, आइकॉनिक स्टूडियोज दीजा महबूब में, जी। बॉम्बे लैब। सो वहां पर जो माहौल था, जो बज रहा था, यू कांट इमेजिन। मतलब रिहर्सल भी कर रहे हैं, वो भी खूबसूरत लग रही है, वैसे होता था, with the live violins, the finest of the musicians. When Parteji was arranging on the santur was Pandit Shiv Kumar Sharma ji. वाह, कौन सा गीत होगा ये? कितने गाने, अभी ये गाना आप सुनिए, अभी आप पूछ रहे तो मुझे ज़हन में बाद में याद आएगा, लेकिन अभी मैं इस वक्त पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। अच्छा। जॉनी मेरा नाम का गाना, उसमें संतूर कापूस आप सुन लीजिए। ब्यूटीफुल पीसेस आर देयर, प्लेड बाय शिव जी। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया साहब वो थे। और ड्रम्स फ्रैंकोवाज, वेंसी, पियानो पे माइक मैचेडो, केरसी लॉर्ड ऑन द, बजी लॉर्ड ऑन द। तो ये सब अंकल और मुझे मतलब काफी प्यार करते थे। पार्टिसन तो बहुत लाडला था मैं, सो और अरेंजर की बहुत ही अहमियत रहती थी। अरेंजर वाज ऑलवेज द स्टार ऑफ दैट, मतलब अरेंजर वाज अ वेरी बिग दिस थिंग। तो म्यूजिशियंस भी जब अरेंजर आता तो क्वाइट रहते थे, दे वर वेरी अटेंटिव ऑल्सो, मतलब रिस्पेक्ट एंड द प्रोफेशनलिज्म, ये बात। और मैंने ये भी देखा कि अभी समझो एक बड़ा हॉल है, फिल्म सेंटर, मानिए एक गाने का रिहर्सल चल रही है, तो अभी कैसे है कि गाने का जो एक स्ट्रोक सेक्शन रहेगा ना, बैंजो, मैंडोलिन वगैरह एक सेक्शन रहता है, तो उनके पीस अरेंजर देते थे, डैडी देते थे, असिस्टेंट उनको देते थे, ये पार्टी साहब ने दिया, ये कर। तो वो जब सेट करते थे, उनका सुर अलग है, लेकिन उसके बाजू में वॉयलिन्स वाले रिहर्सल कर रहे, तो मतलब उनका जो फोकस था म्यूजिशियन का इतना बेहतरीन और इतना परफेक्ट था कि इवन दो दूसरी जो सेक्शन है वो कुछ अलग बजा रहा था, हो भला गाना सेम हो, बट द फ्रेजेस आर डिफरेंट, सो दे हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया और वो काफी मुझ में आया है। तो फोकस, जो अपना पीस है उस पे ऊपर पूरा फोकस करके यू हैव टू डिलीवर एट दैट टाइम। और वो वक्त ऐसे था कि वहां पर कोई अंडू नहीं था, मतलब जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं। बिल्कुल, तो आज का जमाना बिल्कुल अलग और पहले का जो रिकॉर्डिंग हुआ करता था बिल्कुल अलग। सो अंडू नहीं था, इसलिए
दे डिड इट, दे डू, तो वो कर सके वो, यू नो, दैट वे इट इज। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और म्यूजिशियंस का कैसे बजाना, ब्रास का जब आता था, मतलब it was like a thundering this thing when imagine 5 trumpets are playing with 3 trombones and tuba and the saxophones at one section. There are a lot of songs के आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो प्ले करने के लिए वन बाय वन, जैसे कि एक खूबी आ जाए अरेंजमेंट की और गाने की पूरी, यू नो। तो वो कैसे लार्जर देन लाइफ जो साउंड है वो कैसे दिया है अरेंजमेंट में। तो ये भी यहाँ पर मेरे मन में सवाल उठ रहा है, जब आप अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या घर पर वो अलग रहते थे और वहाँ स्टूडियो में जाते ही मतलब बदल जाते थे, या एक जैसा व्यवहार रहता था? मानो काम है तो उनका क्या रवैया अलग रहता था, दो अलग इंसान आपको नजर आते थे, या कैसा एक ही व्यवहार रहता था? व्यवहार तो उनका जो स्वभाव था वो थोड़े शांत थे, बट ही वॉज वेरी ह्यूमरस। अच्छा। हाँ, जोक्स एंड वेरी गुड ह्यूमर, यू नो, बहुत ही लाइट मूड, हंसते हुए, वैसे एक उनका ये था नेचर। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स कम टू मी एंड माय चिल्ड्रन आल्सो। वो है, हम लोग चीजें लाइटली भी लेते हैं, unnecessary instead of taking it seriously in life, you know. तो वो भी एक, it's a key to understanding the intensity of life, वो करता है। तो वो ह्यूमर, लाइट हार्टेडनेस, फोकस एंड वो मैंने देखा। और स्टूडियो में भी व्यवहार वैसे ही था, लेकिन कभी स्ट्रिक्ट था तो ही वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट। अगर फ्रेज नहीं बज रही, नहीं आ रही है म्यूजिशियन की उनकी तरफ, ही वॉज वेरी एडमेंट ऑन गेटिंग वॉट ही इमेजिन्ड फ्रॉम दैट म्यूजिशियन एट दैट टाइम, बिकॉज उनकी जिम्मेदारी ये थी कि जब वो कर रहे हैं तो जो सिंगर आ रही है, किशोर दा आ रहे हैं, रफ़ी साहब आ रहे हैं, तो उनके पहले उनका फुल सेट होना चाहिए विद ऑल द म्यूजिशियंस अंडर हिम। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम था, बिकॉज जब वो आते थे सिंगर्स तो उनको फुल पिक्चर चाहिए, अरेंज, मतलब जो रिहर्सल्स करते थे तो एवरीवन शुड बी रेडी, द वायलिन सेक्शन, द गिटार सेक्शन, द वाइब्रोफोन, द पियानो, टिम्पनी रहती थी तब, द ड्रम सेक्शन, ढोलक, तबला, यू नो, डबल बेस, बेस गिटार, गिटार्स अगर रहती थे तो ब्रास सेक्शन, और अगर कुछ गाना इंडियन टाइप हो जैसे प्यारे बहनियां तो वो टूटी सेक्शन रहता था, उसको हम वुड विंड्स बोलते हैं। वुड विंड्स मतलब क्लैरिनेट्स आ गए, बांसुरी, फ्लूट्स आ गए, भले वेस्टर्न फ्लूट, इंडियन फ्लूट, और ओबो, कोरैंगल, वैसे कॉन्ट्राबसून, वैसे वैसे ये, तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ये थे। और कितने टेक्स हुआ करते होंगे अंदाजन? कोई कोई गाने में जो एवरग्रीन गाने हैं, ऑल द सॉन्ग्स, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ज्यादा ही टेक हुए थे। कुछ कुछ गाने ऐसे 1-2 टेक में भी ओके हुए, वो आज भी एवरग्रीन है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स इवन विच वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर। कभी क्या होता है कि एक इतना बड़ा गाना, इतने म्यूजिशियंस जुड़े हुए हैं, वो ऐसे नहीं था कि एक जैसे बैंड हो, 4-5 म्यूजिशियंस साथ में बजा रहे हो, यू नो, तो वैसे नहीं था। इट वाज लाइक, यू नो, ह्यूज ऑर्केस्ट्रा of 40, 50, 60, 75. So it was like that. तो जाहिर सी बात है कि कभी कुछ हो भी सकता है, यू नो। और ऐसे भी हुआ है कि काफी गानों में it may not be the perfect take, but it worked like a charm because the feel was there. Sometimes in music, the technical perfection, sometimes it takes a back seat. That's what I also believe. तो the emotion, you know, तो वो अगर मिल जाए तो बस वो टेक ओके है। वो टेक सबको पसंद आता है, अरेंजर को, और वो जिसके लिए काम कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को, और प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। तो वैसी बात रहती है। वो स्पॉन्टेनिटी, सहजता जो आती है, तो उसके बाद शायद फिर से टेक करने की उनको जरूरत नहीं महसूस होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, या। तो जब जय पार्टे जी की बात हो रही है, उनके म्यूजिक अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो ये मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके पिताजी का प्रिय साज कौन सा था? किस साज से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था? साज तो सब प्यारे थे उनको, इवन द रिदम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू लव, एंड ज्यादा वो इंक्लिनेशन था उनको पियानो और हारमोनियम के ऊपर। तो हारमोनियम एंड पियानो यू कैन से, एंड जो उन्होंने अरेंजमेंट की वो ज्यादातर पियानो और हारमोनियम के ऊपर की। अच्छा। एंड वी यूज्ड टू हैव अ फुट बेलो हारमोनियम बोलते थे, वो बड़ी रहती थी तो वो बैठ के भी बजा सकते थे वैसे, तो वो हमारे पास थी, और अलग अलग हारमोनियम्स थी। और पियानो पे भी वो, ही व्हेन यूज्ड टू गो टू द स्टूडियो अर्लियर, ही यूज्ड टू गो एंड ही यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक ऑन द पियानो।
सो वो था। और हारमोनियम पे उनकी शैली ऐसी थी कि अलग ही पहचान थी, बिकॉज जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब ने जैसे उनको सुना तो यू कैन इमेजिन द फिनेस व्हाट ही हैड वाइल प्लेइंग द हारमोनियम, जैसे हम उसको पेटी बोलते हैं, हारमोनियम बोलते हैं वैसे। तो वो उनका प्लेइंग और उसका बेलो कंट्रोल वो एक मैजिकल था। मतलब बेलो कंट्रोल के ऊपर काफी ये रहता है उसकी नजाकत हारमोनियम की। ऐसा नहीं कि एक पूरा बेलो दे दिया आ जाएगा, वैसे नहीं रहता वो। हर एक का उसकी वेटेज क्या है म्यूजिक की, उसकी फ्रेज क्या है, तो वो हिसाब से वो चलन से मतलब वो बहुत ही प्यारा वो करते थे हारमोनियम। और काफी अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स भी उनको चाहते थे। अच्छा। जैसे सरदार मलिक साहब, उनके लिए भी उन्होंने कुछ गाने बजाए बाकायदा एज अ हारमोनियम। ही हैड अरेंज फॉर सरदार मलिक साहब ऑल्सो। और लक्ष्मी जी प्यारे भाई पाटे जी, दे यूज्ड टू लव हिम। और प्यार से जब प्यारे भाई उनको बुलाते थे हारमोनियम बजाने के लिए गाने में, उनके एलपी के गाने में। और ऐसे कुछ गाने हैं जब डैडी जाते थे तब उनकी एंट्री होती तो प्यारे भाई प्यार से पुकारते थे, कॉर्ड्स के बादशाह आ गए। तो ये मैं उनके ही म्यूजिशियंस से सुना हूँ, यू नो, पार्टी जी के बारे में इतनी इज्जत थी उनकी। तो वो है। और मैं चाहूंगा कि एक गाना एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए डैडी ने बजाया ऑन द हारमोनियम, तो वो गाना अगर आप प्ले कर सके, वो है क्रांति फिल्म का और चना चोर गरम बाबू, वो गाना है जो डुएट गाना है विद लता जी, नितिन मुकेश, किशोर दा एंड आई बिलीव अलग अलग सिंगर्स भी हैं उनके साथ जुड़े हुए जी। तो उसमें गाने का जो पीस है हारमोनियम पीस, Pate ji has played in his own style, yes, which Pyare साहब has composed, and उनको वो बोलते थे आपके स्टाइल से आप बजाइए। तो वो यानी उनकी अलग पहचान थी, उनकी शैली बिल्कुल जम चुकी थी। और वो शैली के लिए ही उनको मतलब चाहते थे क्योंकि उनकी शैली आ जाए वो गाने में, ऐसे रहता था जी। Yes. क्रांति के जिस गीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस में हारमोनियम को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही। तो बड़ा ही सटीक यंत्र है ये, वाद्य यंत्र जिसका इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए सुनते हैं क्रांति फिल्म का ये गीत जहां पर जय पाटे जी ने हारमोनियम बजाया। तुम तारा तुम तरम, तुम तारा तुम तरम, तुम तरर तुम तरम, तुम तरर तुम तरम, तुम तरम तरम। दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। इसका कोई नहीं जवाबी, जय
जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छनन छनन, नाचे छनन छनन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बलम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम। तो अब हम थोड़ा सा रुख करते हैं आपके गुरु की ओर, क्योंकि अब तक हमारी बात चली जय जी के बारे में, यानी आपके पिताजी के बारे में। और जैसे हमारी संस्कृति में तो गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, तो आज मेरे ख्याल से दिलीप नायक जी जो एक लिविंग लेजेंड है, उनके शिष्य आप हैं, तो ये आपके लिए भी फक्र की बात है। और मेरा ख्याल है कि आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं, आपको देखकर वो भी बड़े खुश होते होंगे। तो जरा उनके बारे में बताइए, ये बताइए कि आप उनसे कब मिले और कैसे आपने उनसे सीखा। बिल्कुल, जो गाने मैं बचपन से सुनते आया हूँ, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, फिदा है हम जी, वो सिंगर्स के ऊपर भी, म्यूजिक के ऊपर भी, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो गिटार, तो वो भी आइकॉनिक प्लेइंग। बचपन से आई वॉज फैसिनेटेड बाय दिलीप सर्स प्लेइंग। बार बार देखो मैं उनका जो पीस है वो, फिर आप वो भी देखिए आजा आजा, वो जो आइकॉनिक पीस है गिटार का, और जान पहचान हो, वो ऐसे गाने, उसमें अलग स्टाइल से गिटार बजाई। कहने का मतलब पहले से, इवन व्हेन आई वाज रिदम प्लेयर, यू नो, मेरी शुरुआत हुई बचपन से एज ए रिदमिस्ट। सो कुछ मैं शायद 6-7 साल का था तब फर्स्ट परफॉर्मेंस ढोलक पे मैंने दी थी, इन्हीं लोगों ने वो गीत के ऊपर, अच्छा? वो उस गाने का जो लाइव बजाया था। तो इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग रिदम, आई वाज फैसिनेटेड बाय द गिटार्स ऑफ दिलीप सर। सो ऐसे हुआ कि जो मेरे पिताजी के जो कलीग्स थे, अदर ग्रेट म्यूजिशियंस, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि मैं कैसे हूँ, उनका एकलौता बेटा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि एक रिदम कर रहे हो, अच्छी बात है तुषार, लेकिन इफ़ यू अगर मेलोडी का कोई इंस्ट्रूमेंट तुम सीखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज वो अरेंजमेंट की जो लेगेसी है तुम आगे चला सकते हो उसको जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने भी वो मतलब सीरियसली ले लिया। कभी बचपन में लेते नहीं है, लेकिन तब हुआ कुछ तो देन आई वाज फैसिनेटेड ऑफ कोर्स फ्रॉम द गिटार फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन फिर ऐसा था, मेरा दोस्त था समीर करके, फतर फेकर, ही इज नाउ डूइंग हिज ओन म्यूजिक एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। तो ही वाज स्टार्टेड लर्निंग गिटार। तो ऐसा होता ना, दोस्त है, चलो यार मैं भी सीख लेता हूँ, यू नो, वैसे वो यानी यारी दोस्ती में, यारी दोस्ती में ऐसा भी था। और एक वन बिग रीजन वाज देयर कि एक बड़े ही तुम्बा प्लेयर थे, मनिया बर्वे करके, मनोहर बर्वे। अच्छा। फैंटास्टिक तुम्बा प्लेयर, उनके जैसा हाथ नहीं है तुम्बा का। ही इज नो मोर, बट उन्होंने मुझे बोला, खास करके ही इंसिस्टेड कि तुषार नहीं, तुमको मेलोडी इंस्ट्रूमेंट लेना ही है तुमको, यू सी दैट। तो वो भी इंसिस्टेंस के ऊपर देन आई स्टार्टेड लाइक यू नो थिंकिंग अबाउट गिटार। और वो देन समीर, तो मैंने एक्चुअली गिटार की शुरुआत की, मेरे फर्स्ट गुरु थे लोबो सर करके। अच्छा। उनसे मैंने मतलब जो एटिकेट्स ऑफ द गिटार उन्होंने सिखाई, एकेडमिक से ज्यादा एटिकेट्स। तो वो क्या रहता है कि एक मोर देन हाउ टू प्ले, इट इज ही ऑल्सो टॉट मी हाउ नॉट टू प्ले। दैट्स ऑल्सो, हाँ, दैट ऑल्सो, उससे क्या होता है कि और फोकस हो जाता है आदमी की, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बजाना है, ऐसे नहीं होल्ड करना है, ऐसे नहीं प्लेक्ट्रम ये करना है, ऑल दोज थिंग्स। तो आई लर्न दैट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम लोबो सर, ही यूज्ड टू लर्न मी। एंड देन आई लर्न फ्रॉम डी वुड, ही इज एन अमेरिकन टीचर, वेरी एडवांस्ड। तो आई लर्न फ्रॉम डी वुड ऑल्सो। कहाँ, भारत में ही? भारत में ही। ही वॉज सेटल एट दैट टाइम ओवर हियर। एंड देन समीर मुझे लेके गया दिलीप सर से, बिकॉज ही वॉज लर्निंग फ्रॉम दिलीप सर। अच्छा। तो वैसे एक शुरू हो गया, देन दिलीप सर कॉल्ड मी, और वैसे फिर देन आई टुक हिज ग्रूमिंग। और जो जो उन्होंने बोला वो मैं I took it to my life, like, you know, whatever, even he would say one word, I knew what that word was. When he told me कि तुषार राउंड टोन चाहिए, तो राउंड टोन का मतलब हर एक का परसेप्शन अलग रहता है, कि वो कोई बोलेगा थोड़ा वो
HF कम कर देना, ट्रेबल कम कर देना, राउंड हो गया. बट लेकिन उनको क्या बोलना था, हाउ शुड आई एग्जीक्यूट दैट विद द प्लेक्ट्रम, विद द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच मी. सो वो ग्रूमिंग था. और दिलीप सर ने ये भी एनविजन ब्रॉड किया, क्योंकि जब मैं उनसे सीखता था, जाता था उनके पास, तो गिटार के बारे में तो बात होती थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसे कि ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द ब्रास अरेंजमेंट्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स. तो एज अ म्यूजिशियन इट मेड मी अ रिचर, वो है. और ही मेड मी अवेयर ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कि यूजुअली ने तो क्या 6 स्ट्रिंग गिटार रहती है, लेकिन उसमें भी जैसे अलग अलग गिटार्स है. नायलॉन स्ट्रिंग गिटार है, 12 स्ट्रिंग गिटार है, देन एकॉस्टिक गिटार है, स्टील स्ट्रिंग, और उसमें भी अलग रहती है एकॉस्टिक इलेक्ट्रिक गिटार है, और एक है सॉलिड बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार, देन एक आर्क टॉप गिटार रहती है, जैज गिटार. तो अलग अलग गिटार्स है. भले ट्यूनिंग सेम है, लेकिन उसकी शैलियाँ अलग है, उसका रेंडरिंग अलग है. तो वो प्लेयर को इट इज हिज म्यूजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द थिंग्स ऑन द टेबल, ऑन द सॉन्ग. जी. तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि दिलीप नायक जी का वो कौन सा गीत है जो आपको याद आ रहा है, जो आपके दिल के बेहद करीब है? गुरुजी, दिलीप जी के जो गिटार पीसेस है वो तो काफ़ी गाने हैं. अगर एक चुनना है तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक इसके लिए चुनूंगा क्योंकि ये जो उनकी शैली है, वो शैली के ऊपर मैंने कुछ गाना बनाया और उसका पीस भी मैंने वैसे बनाया है. तो वो उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन वो जो गाना है जो दिलीप सर ने बजाया है, वो एवरग्रीन सॉन्ग, पिक्चराइज्ड ऑन शम्मी कपूर साहब, बार बार देखो हजार बार देखो, उसका आइकॉनिक गिटार पीस. मैं चाहूँगा कि वो गाना हमारे श्रोता सुने और उसका लुत्फ उठाए कि गिटार प्लेइंग में कैसे एटीट्यूड दिया है और कैसे उसकी मुश्किलता जो नॉटीनेस लाया है, उसका बेंडिंग किया है उसमें. तो वो उसका जो शम्मी कपूर का जो स्विंग है, उसका जो मोमेंट है एल्विस प्रेस्ली स्टाइल, तो उसको और चार चांद लगाया वो गिटार ने. जी, जैसे साज भी मानो नाच रहा है, आवाज नाच रही है, शम्मी साहब नाच रहे हैं पर्दे पे. तो एक सदाबहार गीत ये भी. बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. डाले हो, डाले हो, डाले हो. ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. डाले हो, डाले हो, डाले हो. दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है. हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ. ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा. टाले हो, टाले हो, डाले हो. बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. डाले हो, डाले हो, डाले हो. जाने माने गिटार वादक तुषार पार्टे से अनीता की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे.
रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। अब इजाजत दीजिए। आज के मेहमान। छाया गीत।